नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम स्वदेश एजेंडा। और स्वदेश एजेंडा में आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में फैले तनाव की। मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध अब और तेज हो गई है। पिछले 4 महीने से जारी तनाव अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां एक चिंगारी पूरे क्षेत्र को तीसरे वर्ल्ड वॉर में धकेल सकती है। इस जंग की आंच अब सिर्फ ईरान, अमेरिका और इजराइल तक सीमित नहीं रही, बल्कि खाड़ी देशों, समुद्री व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर दिखाई देने लगा है। हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर चाबहार पोर्ट तक, ऊर्जा सुरक्षा से लेकर अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन तक, हर मोर्चे पर दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट के हालात पर टिकी है। आखिर इस तनाव का अंत कब होगा? क्या बातचीत का रास्ता खुलेगा या मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? आज की बहस हम इसी में करेंगे। अमेरिका ईरान की जंग क्यों नहीं थम रही? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट बना है इस संघर्ष का नया केंद्र? और इस युद्ध का भारत समेत पूरी दुनिया पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है? इन्हीं तमाम सवालों पर होगी आज बहस, लेकिन पहले देखते हैं खास रिपोर्ट। पिछले 4 महीनों से जारी मिडिल ईस्ट का तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य टकराव ने एक बार फिर पूरे क्षेत्र को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। दोनों देशों की ओर से लगातार एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका ने पिछले 3 दिनों में ही ईरान के 300 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। उधर इन हमलों के जवाब में ईरान भी पलटवार करने में देरी नहीं कर रहा है। ईरान की ओर से मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। खबरों के मुताबिक जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान जैसे देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन मिसाइल दागी जा रही है। हालांकि इन हमलों से हुए नुकसान और प्रभाव को लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। लेकिन अब इस संघर्ष का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। दुनिया भर के बाजारों, ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। खाड़ी से गुजरने वाले महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग, होर्मुज स्ट्रेट समेत अन्य रास्तों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है, जिससे कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे कि पूरे का पूरे स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर देगा ईरान और ऑयल के रेट्स फिर स्काई रॉकेट होंगे, शेयर मार्केट गिर जाएगी, पूरी इकॉनमी डगमगा जाएगी और इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा ग्लोबल साउथ और डेवलपिंग कंट्रीज़ का। जब से युद्ध शुरू हुआ तब से ही इसके साइड इफेक्ट पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। सबसे बड़ा असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सप्लाई चेन पर पड़ा है। समुद्री मार्गों में बढ़ती असुरक्षा के कारण जहाजों को लंबे और वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे परिवहन की लागत बढ़ी है और इसका असर कच्चे तेल, गैस, खाद्य पदार्थों और अन्य जरूरी सामानों की कीमतों पर भी पड़ा है। इसका ताजा उदाहरण हाल ही में ओमान तट के पास भारतीय व्यापारी जहाज GFS गैलेक्सी पर हुआ हमला है। हालांकि जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि एक भारतीय अब भी लापता है। भारतीय दूतावास ओमान सरकार के साथ लगातार संपर्क में है और सर्च ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए है। देखिए, ये मैं समझता हूँ ये जो अभी लड़ाई फिर से शुरू हो गई है, इसकी शुरुआत तो मुझे लगता है ईरान ने ही की, क्योंकि जो ऑयल टैंकर्स आ रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, उसके ऊपर उन्होंने हमला किया और मुझे नहीं लगता है कि कोई वजह थी उन सिविलियन टैंकर्स के ऊपर हमला करने का। अभी एक बार जब हमला हो गया है तो जवाबी कार्रवाई अमेरिका को करना पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने वायदा किया था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखेंगे, वो उनसे हुआ नहीं। तो ये जो कार्रवाई अमेरिका की तरफ से हुई है, ये उसका कारण ये है कि वो भी अपनी क्रेडिबिलिटी चाहते हैं। तो जो टारगेट्स उन्होंने दी है, अगर आप उसको देखोगे नक्शे के ऊपर, तो ज़्यादा करके ये सब टारगेट्स जो हैं ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो कोस्टल एरिया है, ये उसके ऊपर ये टारगेट्स हैं। तो वहाँ पर जो उनकी जो मिसाइल बैटरीज़ हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो पेट्रोल बोट्स हैं,
उनके ऊपर इस प्रकार की जो टारगेट्स हैं उन्होंने चुन के 80 टारगेट वहाँ पर दिए हैं। इस तनाव के बीच चाबहार पोर्ट पर भी हमले की खबर ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। चाबहार भारत के लिए बेहद अहम रणनीतिक प्रोजेक्ट है। ओमान की खाड़ी के पास स्थित इस पोर्ट के जरिए भारत को पाकिस्तान को दरकिनार कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच मिलती है। भारत 2002 से इस परियोजना से जुड़ा है और अब तक इसमें $120 मिलियन से ज्यादा का निवेश कर चुका है। यही वजह है कि चाबहार पर किसी भी खतरे को भारत अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों से जोड़कर देख रहा है। ये स्पष्ट है, ट्रम्प को 2 फोर्सेस को राइड करना चाहता है। एक फोर्स का नाम है डिप्लोमेसी, दूसरे का नाम है मिलिट्री थ्रेट। अगर आप 2 फोर्सेस एक ही टाइम पे राइड करते हैं, क्या होगा? बेशक आप गिरेगा। तो ट्रम्प जरा ध्यान रखना है। अब सवाल यह है कि मिडिल ईस्ट में पिछले 4 महीनों से भी अधिक से चल रहा तनाव आखिर खत्म क्यों नहीं हो रहा है? अमेरिका ईरान जंग थम क्यों नहीं रही है? आइए जानते हैं कौन कौन से वे बड़े कारण हैं। पहला कारण, ईरान के नेता इस बात पर एक मत नहीं है। कुछ लोग समझौता चाहते हैं, जबकि कट्टरपंथी गुट अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। दूसरा कारण, ईरान को अपनी क्षमता पर ओवर कॉन्फिडेंस है। उसे लगता है कि अगर लड़ाई चली तो अमेरिका पर समझौता करने का दबाव बढ़ेगा, इसलिए वह पीछे हटने को तैयार नहीं। तीसरा कारण, अमेरिका चाहता है कि होर्मुज़ स्ट्रेट से जहाज बिना रोक टोक गुजरे, लेकिन ईरान वहां अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। इसी वजह से तनाव बना हुआ है। चौथा कारण, ईरान अब सिर्फ परमाणु समझौते पर नहीं बल्कि होर्मुज़ स्ट्रेट पर अपनी पकड़ बनाए रखने पर ज्यादा जोर दे रहा है, इसलिए वह सैन्य दबाव जारी रखे हुए है। पांचवा कारण, अमेरिका और ईरान दोनों ही पश्चिम एशिया में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहते हैं। छठवां कारण, इजराइल और ईरान के बीच लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही है। इजराइल की सुरक्षा अमेरिका की बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। ईरान समर्थित समूहों और इजराइल के बीच टकराव ने अमेरिका ईरान तनाव को बढ़ाया है। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष अब सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर दिखाई दे रहा है। ईरान में बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ है, अर्थव्यवस्था पर गहरा संकट छाया है और आम लोगों की जिंदगी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल को भी सैन्य, आर्थिक और रणनीतिक मोर्चे पर भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इसके बावजूद दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। बढ़ता तनाव अब वैश्विक शांति, ऊर्जा, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। सवाल यही है कि अब जंग कब थमेगी, क्योंकि युद्ध की सबसे बड़ी कीमत हमेशा आम आदमी को ही चुकानी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश। तो मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से बारूद की गंध फैल रही है। दोनों तरफ संकट है और इसका संकट सिर्फ दोनों तक ही सीमित नहीं है, दोनों देशों, तीनों देशों तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में इस पर संकट है। न सिर्फ आर्थिक तौर पर, वैश्विक तौर पर, रणनीतिक तौर पर भी। इसी बात को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो युद्ध का सिलसिला चल रहा है ये कब थमेगा, और अगर नहीं थमता है तो इसका असर भारत पर क्या होगा। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। बीजेपी नेता है हमारे साथ प्रदीप बैस। प्रदीप जी, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ पूर्व मंत्री कुंडरू पुष्पलीला जी हैं। पुष्पलीला जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह। अली साहब, बहुत स्वागत आपका। विदेश मामलों के जानकार भी हैं हमारे साथ डॉक्टर राहुल बाली। बाली साहब, बहुत स्वागत आपका। मिडिल ईस्ट जानकार भी हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सचिन तिवारी। सचिन जी, बहुत स्वागत करता हूं। और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ डॉक्टर कुमार राकेश जी जुड़े हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत आपका। और इस चर्चा की शुरुआत मैं विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर राहुल बाली जी से करूंगा। राहुल जी, अभी कुछ समय पहले बहुत सारे बयान भी आ रहे थे, ट्रंप के भी लगातार बयान आ रहे थे, आपने सुना होगा, देखा होगा। लगातार कई बार धमकी दे देते हैं, फिर बोलते हैं कि हमने कुछ दिन का ब्रेक ले लिया है, फिर लगातार धमकी देने लगते हैं। ईरान भी पीछे नहीं है।
ईरान भी लगातार धमकियां देता है, कार्रवाई की बाकायदा जवाबी कार्रवाई करता है। ये जो तनाव की स्थिति बनी है, इसका असर सिर्फ इन तीनों देशों तक ही नहीं या सिर्फ खाड़ी देशों तक ही सीमित नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर लगभग दिखाई देता है। भारत पर भी इसका असर दिखाई देता है। अब चूंकि तनाव और ज्यादा गर्म हो गया है, तनाव की स्थितियां और लगातार बढ़ती जा रही हैं और आशंका यह है कि और बढ़ेंगी ही। इसका असर भारत पर क्या देखते हैं आप? जी, थैंक यू सो मच। जैसा आप जानते हैं कि 17 जून को ये जो टेम्परेरी सीज फायर हुआ था, वो अब आज 8 जुलाई को जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि सीज फायर इज ओवर। तो यूएस सेंट्रल कमांड की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो है 48 आवर के अंदर 178 टाइम्स जो है ईरान के ऊपर स्ट्राइक किया गया है। और ये स्ट्राइक इतना जबरदस्त हुआ है, फिर दोबारा जो पीछे ये रुक गया था, अब उसी तेजी से और तेजी से उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं। तो ये जो सेंट्रल यूएसए कमांड की रिपोर्ट है, इससे ये पता चल रहा है कि आगे चल के जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल प्रेसिडेंट हैं, उनका कुछ समझ नहीं आता। जो सीज फायर इज ओवर, इसको भी अभी तक पूरी तरह दुनिया के बहुत सारे स्कॉलर, डिफेंस एक्सपर्ट्स जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो समझने वाली बात वो है कि इसमें 3 फैक्टर जो है हमें बहुत जरूरी इंडिया के मामलों में हमें समझने की जरूरत है। नंबर 1 जो फैक्टर है वो ये फैक्टर है कि देखिए, जो ईरान के अंदर हार्ड लाइनर्स हैं, तो आपको पता है कि जैसे कि 7 दिन का जो सुप्रीम लीडर उनके आयतुल्लाह अली खमेनी की 7 दिन का उन्होंने शोक मनाया, और उस शोक मनाने के दौरान जो नारे लगे वो यही लगे थे कि वी विल किल डोनाल्ड ट्रंप। तो ये जो हार्ड लाइनर है, जो MOU साइन हुआ था सीज फायर के पहले, वो उसको नहीं मानते हैं। नंबर 1 ये फैक्टर बहुत जरूरी है इस वार को और प्रोलॉन्ग करने के लिए। नंबर 2 जो फैक्टर है वो ये फैक्टर है कि जो इनके यूएसए के बम्बर थे, जो यूके में तैनात थे, वो वापस ऑलरेडी यूएसए में चले गए हैं। उसके बारे में ये कहीं खबर नहीं है कि वो वापस आएंगे तो लड़ाई जो है और तेजी से बढ़ेगी। और तीसरा फैक्टर जो बहुत बड़ा है वो ये है फैक्टर कि जो रीजनल कंट्रीज हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, इजिप्ट हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, क्या ये लोग डिप्लोमेसी और डायलॉग का जो वो उनको अमेरिका को वो जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो पाथ है डिप्लोमेसी और डायलॉग के ऊपर चल के जो है इस मामले को खत्म किया जाए। और जो अब इंडिया के जैसे अगर हम समझे तो इंडिया के लिए ये खतरा इसलिए भी है क्योंकि जो अभी कन्फ्लिक्ट है बिटवीन ईरान और अमेरिका, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से है, क्योंकि अमेरिका उसके ऊपर कब्जा करना चाहता है। तो अब जो शिपिंग के वेसल्स हैं उसकी मूवमेंट भी बहुत स्लो हो गई है। इससे हमारी एनर्जी सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि लॉन्गेस्ट रूट हो जाएगा और जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, जिससे कि इंडिया की जो एनर्जी सेक्टर है बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होगा अगर ये वार और प्रोलॉन्ग करती चली गई और ये अमेरिका नहीं रुका। तो ये जो चीजें मामला चल रहा है, इसमें मैं समझता हूँ कि आज जो रीजनल कंट्रीज हैं जो मैंने नाम लिया है, अगर वो आगे बढ़ चढ़ के अमेरिका को ये समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि आप ये वार की जो नीति है उसको बंद करें और जो डायलॉग और डिप्लोमेसी की जो है नीति को आगे बढ़ाते हुए इस वार को खत्म करें, ताकि सारे जो देश जो ऑयल और गैस के ऊपर निर्भर कर रहे हैं स्ट्रेट और हॉर्मुज की तरफ से, और ईरान से जो भी कुछ ऑयल और गैस आता है वो जो खत्म होना चाहिए। और इसके अलावा जो हार्ड लाइनर्स हैं वो विद इन ईरान जो है उनको भी ये समझना पड़ेगा कि ये जो उनका अगर तबाही ऐसे ही चलती रही तो उनके लिए ऑयल जितना भी है उनके पास वो बेचना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी अमेरिका ने वो रिवोक कर दिया है लाइसेंस को, कि ताकि वो ईरान जो है तेल को ना बेच सके, जबकि उनको बहुत इसकी जरूरत है, पैसे की जरूरत है ईरान को। तो मैं समझता हूँ कि ये वार जो है पूरे वर्ल्ड के लिए
जो है जितनी जल्दी खत्म होगा उतनी जल्दी ही शांति होगी, उतनी जल्दी ही एनर्जी सेक्टर का जो है वो सप्लाई चेन आगे बढ़ेगी और सारे देश जो है वो तरक्की की राह में चलेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही राहुल जी। लेकिन कई बार अमेरिका की तरफ से ऐसी प्रतिक्रिया सामने आती हैं और डोनाल्ड ट्रंप की बातों में अक्सर विरोधाभास देखने को मिलता है। कभी वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, गुमराह अलग करते हैं। उनकी बातों को लेकर तमाम देशों के राजनेता ये भी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार ये बात कह चुके हैं कि मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक बात आपने बिल्कुल सही कही कि हॉर्मुज़ के कंट्रोल को लेकर अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से संजीदगी दिखा रहे हैं, लड़ाई यहां पर ही फंसी हुई है। ईरान कंट्रोल चाह रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका भी चाह रहा है। और अमेरिका तो सिर्फ हॉर्मुज़ पे कंट्रोल नहीं, पश्चिम एशिया पर भी अपना दबदबा कायम रखना चाहता है। इसलिए कई बार उनकी बातों पे विरोधाभास भी होता है। मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा आपके पास। डॉक्टर सचिन का मैं रुख कर लेता हूं, मिडिल ईस्ट के जानकार हैं, बेहतर तरीके से हमें समझा पाएंगे। सचिन जी, जिस तरीके से राहुल जी भी अभी कह रहे थे, हॉर्मुज़ की लड़ाई को लेकर या हॉर्मुज़ के कंट्रोल को लेकर जो ये तनातनी की स्थिति बनी हुई है, अमेरिका चाहता है कि उसे कंट्रोल मिल जाए, ईरान ऑलरेडी कंट्रोल करना चाह ही रहा है। लेकिन क्या इसके बीच में इसका असर या इस लड़ाई का असर भारत में ना पड़े, इसको लेकर हमें एक विकल्प की जरूरत है? और अगर जरूरत है तो वो विकल्प क्या हो सकता है? जी, जो अभी एक लगभग 45 से 60 दिन का जो एक युद्ध विराम हम कह सकते हैं और एक लंबे बातचीत और संघर्ष के बाद एक एमयू तक की स्थिति बनी, इस लड़ाई को हमको 3-4 अलग अलग बिंदुओं के या पक्षों के आधार पर देखना चाहिए। मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि ये लड़ाई ईरान और अमेरिका की सीधी नहीं थी, ये लड़ाई इजराइल और ईरान की थी। पहली चीज, जब अमेरिका और इजराइल के बीच युद्ध विराम हुआ तब भी इजराइल और लेबनान के बीच में एक युद्ध था। इजराइल का अपना पक्ष है कि उसको अपनी सुरक्षा के लिए सीमा विस्तार चाहिए। ठीक। और आपको याद होगा जब ईरान और अमेरिका एक स्थिति में समझौते में थे तब भी इजराइल और लेबनान की भी युद्ध चल रहा था, तो एक स्थिति में वहां भी युद्ध विराम की स्थिति आई। लेकिन चूंकि जो हिजबुल्लाह है वो वहां से ऑपरेट कर रहा था, इस स्थिति में स्थितियां ये थी कि वहां शांति नहीं, मतलब ये कहा जाए इस रीजन में शांति नहीं हुई। ईरान और इजराइल के बीच, ईरान और अमेरिका के बीच कुछ समय के लिए शांति। दूसरी चीज, अब ये बात आती कि एमयू ये तमाम घटना चक्र के बाद अली खामनेई का जो उन्होंने 4 दिन का लगभग एक कार्यक्रम किया, इस कार्यक्रम को अगर आप देखें ये इसको एक डिप्लोमेसी, अपनी जीत, अपनी कौम के लिए बहुत सारे पक्ष हैं। और इसमें जो इसका निष्कर्ष था इस पूरे कार्यक्रम का कि ईरान की तरफ से मैसेज था कि ये जो लड़ाई है ये एक प्रकार से धार्मिक लड़ाई है और जो भी मुस्लिम कंट्रीज अमेरिका के साथ हैं वो धर्म या मुस्लिम धर्म के साथ नहीं, ये इस तरीके का मैसेज दिया गया। इस स्थिति में अगर हम ये देखें, अगर यहाँ ये कोई स्पार्क नहीं होता, मान लीजिए शांति या युद्ध विराम चलता रहता, तो ये मैसेज उन्होंने दिया था कि हम इस युद्ध को जीते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये था कि मिडिल ईस्ट के अंदर एक बड़ा पावर, ये सुपर पावर बन के ईरान निकला है और सारे देश उसको फॉलो कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर ये फियर था अगर इस स्थिति में यहाँ से चीजें एग्जिट या विराम चलता है, स्थायी विराम होता है, युद्ध 100% नहीं 200% ईरान ही जीता है, पूरी दुनिया में मैसेज कन्वे किया गया। आपने देखा हुआ जो जनप्रतिनिधि वहां गए थे विभिन्न देशों को, किन्होंने इस युद्ध में किस प्रकार से ईरान का समर्थन किया, विरोध किया, न्यूट्रल रहे, उसकी भी एक मैसेजिंग की गई। इसके बाद महत्वपूर्ण पक्ष आता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज का, जो सारे युद्ध का आधार बना। अब इस युद्ध में 3 रंग हो गए, पॉलिटिकल, धार्मिक और आर्थिक। इन तीनों को अगर हम मिला के देखें, अगर मान लीजिए ये छोटी सी घटना के बाद युद्ध नहीं भड़का होता तो शायद ये हर प्रकार से पूरे मिडिल ईस्ट की कंट्री जो यूएस के साथ थे उनको प्रेशर में आके कहीं ना कहीं ईरान को भी फॉलो करना पड़ता।
इसकान युद्ध की स्थिति बनी और ईरान ने जो रिएक्ट किया वो ऐसे रिएक्ट किया कि युद्ध कभी भी युद्ध के लिए तैयार है और कभी भी अमेरिका से हारेगा नहीं। इस पूरी परिस्थिति में ये युद्ध की शुरुआत हुई। अब जहां तक हम भारत की बात आते हैं, हमने पिछले 6 महीने में ये देखा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से एनर्जी सेक्टर, ऑयल सेक्टर सारे, क्योंकि भारत एक काफी बड़ी कंट्री है, 140 करोड़ के आसपास जहां आबादी है, वहां छोटी सी भी आर्थिक गतिविधि दुनिया की हमको बड़े स्तर पे प्रभावित करती है। तो भारत के लिए मुख्य चिंता का विषय ये है कि ये जो युद्ध है वो जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है, ऑयल, गैस और तमाम सप्लाईज बाधित होती हैं, भारत के लिए इसको डॉलर की प्राइस के संग ऑयल की प्राइस, गैस की प्राइस, इसको मेंटेन करना एक काफी कठिन समय होता है। इस कारण भारत हमेशा ऐसे मैसेज देता रहा है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, शांति की तरफ होना चाहिए। भारत की विदेश नीति का भी यही स्वरूप है कि युद्ध नहीं होना चाहिए। क्योंकि भारत ने पूरे युद्ध में एक संतुलन बना के रखा, कहीं भी ये नहीं विश्व के सामने रखा कि हम ईरान के खिलाफ हैं या अमेरिका के खिलाफ हैं। हमेशा भारत ये लाइन रखा कि हम युद्ध के खिलाफ हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं होना चाहिए। भारत इसी लाइन पे चला। अगर हम आगे की तरफ अगर हम देखें तो हम तो हमेशा से ये प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई थी लगभग 1 से 1.5 महीने पहले, उसमें रशिया के विदेश मंत्री ने भी स्टेटमेंट दिया था कि भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ईरान ने भी ये मैसेज किया कि भारत ने संतुलित भूमिका निभाई और भारत का व्यापारिक संबंध बहुत मजबूत है, वो अमेरिका के साथ है और भारत का रक्षा भी संबंध है वो इजराइल के साथ है। तो भारत के भी कई पक्ष हैं इसमें। इस कारण भारत हमेशा संतुलन की भूमिका रहता है, लेकिन भारत युद्ध इस कारण नहीं चाहता कि उसका आर्थिक बोझ उसके ऊपर बहुत ज्यादा आता है और ये विश्व के लिए ठीक नहीं है। अभी कुछ दिन पूर्व जो नया डेवलपमेंट है उसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के ऊपर यूएनओ में उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक हुई है। उस बैठक में यूरोपियन कंट्री द्वारा एक प्रस्ताव लाया जा रहा था। उस प्रस्ताव को रशिया और चाइना ने स्पष्ट वीटो किया, मतलब उस पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई चर्चा नहीं हो सकता वहां से प्रतिबंध की बात आती। तो परमाणु कार्यक्रम भी ईरान का एक महत्वपूर्ण विषय है। अगर सामने जो विषय देखते हैं उसमें हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण है कि इजराइल जब तक इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं हो जाता कि ईरान के पास परमाणु नहीं है, परमाणु संवर्धन की स्थिति नहीं है बम के लिए, तब तक दूसरा पक्ष स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फाइनेंशियल ईरान बहुत मजबूत होगा, जिससे जो उसके ग्रुप्स हैं जिसके थ्रू वो इजराइल और तमाम देशों में दबाव बनाता है वो और मजबूत होंगे, ईरान मजबूत होगा। तो जो अमेरिका के साथ जाने वाले अरब कंट्रीज हैं उनके ऊपर भी इसका नकारात्मक प्रभाव आएगा। तीसरा, विश्व में ये मैसेज जाता कि ईरान ने विश्व शक्ति अमेरिका को प्रेरित किया है कि तमाम पक्षों की स्थिति में युद्ध अभी तो मुझे नहीं लगता कि रुकेगा। ये हो सकता है, पर हालांकि जितने भी देश हैं वो पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि ज्यादा तनाव की स्थिति ना बने और जो भी ये इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव की स्थिति बनी है, ये तनाव जल्दी से जल्दी खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका पूरी दुनिया पर काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। मैं बहुत जल्दी वापस से आऊंगा आपके पास। राकेश जी का मैं रुख कर लेता हूं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जो स्थितियां बन रही हैं वो ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे। राकेश जी, अभी आप राहुल जी को भी सुन रहे थे और विदेश मामलों के जानकार के साथ मिडिल ईस्ट जानकार भी सचिन जी भी अपनी बात रख रहे थे। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि इससे पहले भी जब तनाव की स्थिति बनी थी तब विपक्ष की तरफ से कई सारी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी कि जब पहले से पता था भाई तैयारी क्यों नहीं की, स्टॉक क्यों नहीं था। अभी भारत देश की तैयारियां अलग तरीके से दिखाई देती हैं। आपको जानकारी होगी कि अभी हाल ही में इंडोनेशिया के दौरे पर जब प्रधानमंत्री गए थे उस दौरान मलक्का करके जो जगह है वहां को लेकर भी, वहां के तटबंधों को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से निवेश की बात हो रही थी ताकि उन तटबंधों को और सुरक्षित किया जा सके। हॉर्मुज एक रास्ता जहां से जो तमाम ईंधन आते हैं वो ब्लॉकेज की वजह से कई बार आर्थिक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। स्टॉकेज बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, स्टॉक काफ़ी कम हो जाता है देश में। अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है तो क्या लगता है आपको कि सरकार इसमें संजीदा है? सर, आपका माइक म्यूट है, उसे अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, अब ठीक है। अब आवाज आ रही है? प्लीज सर। तो अभी आपका सवाल, कई सवालों के में आपने एक सवाल को डाला है, लेकिन जो राहुल जी बता रहे थे, सचिन जी ने बताया, प्रदीप बता, मुद्दा ये है कि भारत की स्थिति कहाँ है इस पूरे मामले में।
भारत संजीदा है, हर पल की नजर रखे हुए है। और अभी आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि ईरान से ये खबरें आ रही हैं कि ईरान चाहता है कि भारत मध्यस्थता करे, लेकिन अभी अमेरिका की स्थिति वैसी है नहीं, इजराइल की स्थिति अलग है। आज तक की रूह के अनुसार, स्थिति के अनुसार भारत न्यूट्रल था, लेकिन ऑलवेज शांति के लिए तैयार था, क्योंकि भारत विश्व में शांति का दूत कहा जाता है। हम एक परिवार, विश्व परिवार की बात करते हैं। हम चाहते हैं विश्व में शांति हो। जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति है अभी, जो मुझे ऐसा लगता है कि ईरान और अमेरिका के बीच फिर से एक डील होने के बाद, जिसमें कतर की भूमिका थी और एक पाकिस्तान था, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली स्थिति थी, उनको कोई क्रेडिट नहीं दिया ट्रंप साहब ने। लेकिन अभी जो स्थिति बनी है उसमें एक दूसरे में अहंकार भाव, जो हमारे भारतीय संस्कृति में कहते हैं, जिसके पास अहंकार है उसका नाश हो जाता है। टू हुट में कंसर्न ईरान है या अमेरिका है या कोई भी हो, इजराइल है। लेकिन इस स्थिति में जो वैश्विक स्थिति है, जो वैश्विक संकट है, इस संकट में शांति के अलावा कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। 9 जुलाई को खुमैनी साहब की जो अंतिम यात्रा थी, उन्होंने भारत को, प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया था। प्रधानमंत्री का साहब का इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का दौरा पहले से तय था, वो जाना चाहते थे, नहीं जा पाए। हमारे भारत के प्रतिनिधि गए वहां पे, भागीदारी की। एक और बीच में जितने संबंध रहे हैं, एक अच्छा संबंध ईरान के साथ भारत का है। चाबहार पोर्ट के बारे में कौन नहीं जानता, 15,000 करोड़ ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है, वहां यदि नुकसान है तो भारत का भी नुकसान है। इस तमाम परिप्रेक्ष्य में आपका सवाल था संजीदा है, पूरी तरह भारत संजीदा है, पल पल पर नजर रखे हुए है। ईरान से भी ये बातें आ रही हैं कि भारत इसमें शांति वार्ता का पहल करे। भारत सरकार को उस तरह से अभी कोई स्टैंड नहीं दिख रहा है, हो सकता है आगे दिखे। जहां तक आर्थिक संकट का मामला है, स्टेट ऑफ हार्मुज का जो मामला है, जल डमरू मध्य जिसे हिंदी में कहते हैं, वो एक संकट का कारण है। और फिर से जो अमेरिकन बेस पे अटैक हुआ है, वो भी एक चिंताजनक स्थिति है। उस पर पूरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये सबका इसमें नुकसान है, फायदा किसी का नहीं है। जो किल अमेरिका ट्रंप की बात आई है, उन्होंने फिर अपने अहंकार भाव से बताने की कोशिश की, जताने की कोशिश की, नहीं हम देख लेंगे, हम पर यदि हमला हुआ तो बर्बाद कर देंगे। वेनेजुएला के साथ जो किया पूरा विश्व ने देखा, अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ाई गई अमेरिका की तरफ से, उसे विश्व ने देखा। लेकिन मुद्दा है कि शांति हो तो कैसे हो, और इस शांति में ही सबका आर्थिक हित भी छुपा हुआ है, आर्थिक मजबूती छुपा हुआ है। करीब 20 देश प्रभावित होते हैं उससे। अमेरिका सबसे ज्यादा बायर है, उसके बाद भारत बायर है तेल का, जो हमारी आबादी के हिसाब से आपूर्ति का मतलब है। तो इन तमाम परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि भारत संजीदा है, होना चाहिए। अच्छा, साथ साथ सर इन देशों के बीच में क्या मध्यस्थता की भूमिका निभा सकते हैं? क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि इन देशों के बीच में जो तनाव बना हुआ है, उसमें क्या हम मध्यस्थता की भूमिका निभा सकते हैं? देखिए, मैं कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूं, लेकिन यदि शांति दूत की बात हो या शांति वार्ता की बात हो तो भारत को पहल करने में कोई गुरेज नहीं। चूंकि ईरान से भी एक मांग आ रही है, डिमांड आ रही है। ईरान के जो भी प्रीमियर्स हैं, उन्होंने भी भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि आप शांति के लिए पहल करें, और हमारा मानना है शांति की पहल करेंगे तो शांति होगी। चूंकि आज की तारीख में भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा है, सभी इनकी बात को आदर करते हैं, सुनते भी हैं। लेकिन इसमें एक जो पेच मुझे लग रहा है, ये मेरा अपनी सोच है कि अमेरिका ईरान में डील तो हो गई, लेकिन इजराइल मानने को तैयार नहीं था। और ईरान का जो एक भावनात्मक लगाव है हमास जैसे आतंकवादी संगठनों के साथ, वो भी एक मुद्दा है। तो वो भी कहीं न कहीं एक कारक है इस पूरे प्रकरण में उस डील को सफलीभूत नहीं होने के लिए। तो वहां अब इजराइल वाला जो मामला है और हमास के साथ ईरान का जो भी 4H है, उसको कैसे बैलेंस करते हैं, वो ईरान को देखना है। उसके अलावा जो हमारे आर्थिक हित हैं और विश्व शांति के रूप में है, वो दूसरा पहलू है, उसको भी विचारना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, उसमें सभी को झुकना पड़ेगा उस मामले में, क्योंकि अकड़ से, अहंकार से शांति तो नहीं आती। तो इसलिए आपने जो कहा कि पहल करना चाहिए, ये जितने पैनलिस्ट हैं सभी का विचार होगा कि शांति के लिए आगे पहल करने में कोई गुरेज नहीं है, कोई हानि नहीं है, और सबको शांति चाहिए। अब इस शांति के रूप में हमारे यहाँ भगवान महावीर हुए, महात्मा बुद्ध से लेकर के, गांधी से लेकर के, पटेल से लेकर के सभी लोग शांति दूत रहे हैं। उनकी बात सुनी गई है कि अगर शांति चाहिए तो किसी ना किसी को तो पहल करनी होगी, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। चलिए ठीक है, मैं वापस से आऊंगा आपके पास। कांग्रेस से भी हमारे साथ पूर्व मंत्री कुंडरू पुष्पलीला जी जुड़ी हुई हैं।
पुष्पलीला जी, राकेश जी तो कह रहे हैं कि अगर मध्यस्थता हो सकती है तो भारत को पहल करनी चाहिए, और अगर मध्यस्थता की बात है तो तमाम, भारत ही क्यों, फिर तमाम ऐसे देश जिन पे असर पड़ रहा है इस युद्ध का, इस तनाव का, उन सभी देशों को बातचीत करना चाहिए, मिलके शांति बहाल करना चाहिए। लेकिन जो स्थिति अभी बनी हुई है उसमें मुख्य मुद्दा यह है कि सरकार की तैयारी क्या है, सरकार कितनी तैयार है, भारत देश कितना तैयार है, क्योंकि इसका असर नो डाउट अभी कुछ दिन पहले हम जब देख रहे थे तो उसका असर, जब अभी फिर से तनाव की स्थिति बन चुकी है, सीज फायर खत्म हो चुका है, तो भारत देश और आसपास के तमाम देशों पर भी इसका असर पड़ेगा ही। आप क्या सोचती हैं मैम? अभी अपने भैया ने शांति बात कह रहा था, इंडिया की तरफ से अपन शांति रहना चाहिए, युद्ध की वातावरण में नहीं जाना पसंद कर रहा है, कोई भी करने के लिए रेडी है तो भी अपन नहीं जाने का है, क्योंकि खुमैनी जब का उसका कल हुआ था उसका तो उसमें अपन का प्रधानमंत्री को भी इन्विटेशन मिला था, मगर वो जा नहीं पाए। क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि अमेरिका के अंदर में हमारा प्रधानमंत्री काम कर रहा है, उधर गए तो इनकी फिर लड़ाई शुरू होगी। कोई इंटरनली जो है ना अमेरिका के अंदर में जो हमारा प्रधानमंत्री, अरे भैया जी चाहिए ना, अब इतने अच्छा शांति वहां से युद्ध का वातावरण आ रहा है, अपन को खाने के लिए परेशानी मोहताजी मिल रहा है, तो प्रधानमंत्री कुछ नहीं। अरे भैया सुनिए तो सही, पहला सुनने का आदत करो भैया, आप मेरे से बड़े हैं होंगे, आप भी बहुत होंगे, मगर आपका जो हमने सुना था, आपके बातें सुने थे, अभी जरा सुनने का सुनिए भैया जी, अरे सुनने का बोलो ना। अभी तो अपन का लड़ाई करने से क्या होता, वहाँ वार करने का टाइम गया, वहाँ करने का था। हमारा प्रधानमंत्री का मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा। अरे भैया जी सुनिए ना, आप बीच में ऐसे बात करें तो कैसा रहेगा? भारत के खिलाफ बोल रही हैं आप। सर अरे नहीं भैया, खिलाफ आप प्रधानमंत्री बोला क्या खिलाफ बोल रहे हैं? इजराइल बोल रहे हैं ना कि अमेरिका के अंदर काम कर रहा है, भारत अमेरिका के अंदर काम कर रहा है। अरे भैया मेरा बात तो सुनो पहला, अरे पहला सुनने का आदत करो ना भैया। आपने बोला उसी की बात करो, करेक्शन के लिए बोला, बोला। आप कैसा मनमानी बात करेंगे क्या? हमने मनमानी बात नहीं की, मैंने फैक्चुअल बात की, मैं हवा में बात नहीं की आपकी तरह। जितना अच्छा आपको अच्छा लगा होगा, आपकी तरह हवा में बात नहीं की, इसलिए नहीं गए कि अमेरिका के अंदर काम कर रहा है, ये तो अरे भैया आप अमेरिका के अंदर ही काम कर रहा है। कौन कर रहा है अमेरिका के अंदर काम? अमेरिका के अंदर भारत अमेरिका के अंदर काम नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री अरे भारतीय होने में फर्क होना चाहिए। अरे गलत बयानी है ना मैडम, क्या बोलते हैं भैया, इनको रोको तो सही। गलत बात कर रही है ना, बहुत करते हैं। हमारा ये जो है ना डेमोक्रेसी है, पुष्पलीला जी, नहीं होता है हमारा जो है, पत्रकार है, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, वो अपनी बात एज अ पत्रकार भी होने दो भैया। मैं आपकी बात तो नहीं बात करने का, राकेश जी सुनते हैं ना पहले पूरी बात? नहीं सुनिए भैया, राकेश जी हम सुने थे उनकी बात। अरे भैया हमारा बात भी सुनो ना। भारत के बाहर से बात कर रहा हूँ, यूरोप में हूँ मैं अभी, फिर भी मैं भारत के खिलाफ बात नहीं करूंगा। भारत की जो नीति है उसको कैसे करेंगे? जब मोदी खिलाफ बोलिए ना, अपन का गर्दन का ऊपर जो है ना चाकू लगा के अपन को डराने वाला हो तो अपन शांति से रहिए बोलने का करेंगे। टफ ट्रेडर है, आपको तो प्रेज करना चाहिए मोदी जी के बारे में, एक भारतीय होने के नाते। पहले भारतीय है, बाद में कांग्रेसी नहीं करेंगे आप करते जाओ। मैडम पहले भारतीय है, आप फिर कांग्रेसी है बाद में। पत्रिका हो या बीजेपी वाला हो, बीजेपी का राष्ट्रवाद की बात करो तो बीजेपी वाला हो, पत्रिका वाला का नाम निकाल के बीजेपी का प्रवक्ता बनो। नहीं बीजेपी का बातें करना है तो ऊपर है, प्रदीप भैया कर सकते हैं, आप नहीं करना। बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, आप ये क्या है जी? प्रदीप बैठ हैं हमारे साथ, राकेश जी वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर भी आप बात करना भी नहीं है क्या? भजन करने वाले इतना हो गए तो हमको तो राकेश जी पूरी बात सुनते हैं ना? गलत है ये, मैं तो मानने वाली नहीं। राकेश जी ऐसे नहीं, मैं आऊंगा आपके पास, मैं बहुत निवेदन के साथ कह रहा हूं सर, पहले पूरी बात सुनते हैं। पुष्पलीला जी सीधा मुद्दे पर आते हैं, सीधा टॉपिक पर आते हैं। पुष्पलीला जी बात तो करने नहीं दो ना इन्होंने जी। हमारा जो है ना वाक स्वातंत्र बोलते हैं ना, उसको भी इन्होंने दबा दे रहा है हमारा।
ये क्या बात है भाई? इमरजेंसी से बड़ा किसने अरे दबाया? भैया ठहरिए, आप इमरजेंसी क्यों जाते हो? इंदिरा के पास, कांग्रेस के पास, नेहरू के पास नहीं गए तो आपके तो बात अरे ही जो करना नहीं कर्म आता है जो आप कर्म लोगों को। किया मैडम Subject बोलना ही पड़ेगा ना, कर्म छोड़िए तो ना बोलता भैया, है ना। सब्जेक्ट मुद्दा पे बात करेंगे, सुनो आप तो बोल रहे हो सही। वाक स्वतंत्रता की बात कर रहे हो, अरे वहां तो भैया, हर स्वतंत्रता पे अरे भैया लगाम इनको थी। तो माइक म्यूट कर दो भैया राकेश जी इनका। ऐसे नहीं ना सर, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर अरे रहा हूँ। म्यूट कर पुष्पलीला दो जी भैया, सीधा ये मुद्दे क्या पर ये आते हैं। बात है ये? पुष्पलीला जी म्यूट सीधा आप मुद्दे कर पर दो आते हैं, बीच सीधा में क्या मुद्दे की काम बात लगा करते रहे हैं। अभी ये इन्होंने? जो तनाव की स्थिति बनी हुई अच्छा है, लग रहा है क्या आपको बात करने में? पुष्पलीला जी आपको अच्छा लग रहा है क्या देश के खिलाफ बात करने नहीं में? नहीं, बहुत करते हैं देश के लिए, अरे भाई, बहुत कर रहे हैं आप। ये इधर डिबेट किस तरफ देश जा चल रही रहा है? है तो वहां पर जाके टूर जा रहा है। इधर मत खरीदो, वो खरीदो मत, ये से कहीं ट्रैवल मत करो, पैसा वेस्ट मत करो, खाना एक टाइम का खाना खाओ, मैं फ्लाइटों में चलते चलते जाऊंगा मैं। ये क्या बात है? दुनिया को पूरा लोगों पुष्पलीला को जी ऐसा ये तो बहका किसी के ने नहीं बातें कहा करने कि वाला एक टाइम खाना सुनते खाइए। होंगे। नहीं भाई, मैं प्रधानमंत्री ने सब्जेक्ट ये पे जरूर बात कहा करना था चाह कि रही हूँ, सोना बीच मत में मेरे खरीदिए को आज। रोक रहा है। काम है। ये जरूर कहा था। सुनिए भैया, सुनिए भैया, मैं ये सिर्फ आप आपसे सोना, जानना चाह रहा हूँ। अरे भैया, नहीं नहीं नहीं, इन्होंने बीच में डालने से हमारा सब्जेक्ट डिवेट हो रहा है। जी सीधा मुद्दे पे आते हैं, आपको ठीक है। कैसा लग रहा है ठीक कि है। मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, पुष्पलीला मैं जी। क्या बोल रहा हूँ, जी। ईरान का सब्जेक्ट आज हरमोस बंद करने से पूरा परसों लास्ट इतने बार ट्रम्प ने 4 बार भी ऐसा बोलते रहा है कि अब बंद नहीं है, अब युद्ध नहीं करता हूँ, मैंने उससे एग्रीमेंट कर दिया, अभी युद्ध नहीं करेंगे, हम शांति से रहेंगे। मगर क्या है, ट्रम्प की बातें कैसे हो गया कि वो लोग अपन को देखे तो ना बचपन का दिखे, जैसा हमारा पूरा देश से उन लोग खेलना चाह रहे मनमाने से। तो आज इनका ईरान का सब्जेक्ट को इसमें देश में, अपन का देश में ऊपर क्या असर हो रहा है सबको मालूम है। ये आंख मूंद के बात करना हमसे नहीं होगा। अभी भी पूरा प्रॉब्लम चल रहा है इंडिया में, क्या गैस का, पेट्रोल का रेट्स बढ़ जा रहे, हर चीज में इफेक्ट हो रहा है। इधर इंडिया के ऊपर बहुत सारे इफेक्ट हो रहा है। तो हमारा को जो प्रधानमंत्री है, हमारा व्यवस्था को चलाने वाला लीडर है वो, हाँ, उन्होंने कम से कम एक प्रेस मीट लगा के उन्होंने कहने का अभी तो आवश्यकता है, तो उन्हें बैठना है, बोलना है कि कोई डरने की बात नहीं है, हमारे पास इतना है, फ्यूल इतना है, अब रेट नहीं ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। तो ऐसे चीज थोड़ा सा भरोसा तो भी देना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर को। टाइम का प्राइम मिनिस्टर को जाके इधर का इंडिया का नाम खराब नहीं होना, मगर इंडिया बर्बाद होने दो, जलने दो पूरा इंडिया ट्रम्प के हाथों में, पूरा साउथ के उसके साथ में चलने के लिए इतना टूर्स क्यों कर रहे भाई? ये इंडिया का प्रधानमंत्री है, इंटरनेशनल का प्रधानमंत्री बना है, क्या कर रहा है हमको तो समझ में नहीं आ रहा क्यों जा रहा है। क्या एआई का लेवल में मैंने देखा था जो अवार्ड्स ले रहा है, क्या अवार्ड्स है भाई? इधर खाने के लिए लोग मर रहे, इधर पब्लिक परेशानी में इन्होंने जाके वहां का जो प्रतिष्ठा अवार्ड ले लिया, उसके लिए अपन गले में डाल के फिरो लोग। हमको तो पसंद नहीं है। हमको जो है इधर का देश का प्रधानमंत्री है, यहाँ का जो युद्ध वातावरण का इफेक्ट है, तो बात करने का है ना। ट्रम्प से बात करते हो या ईरान से बात करते हो, नहीं तो इजराइल से बात करते हो, जो बाप बोलता था उनको किससे बात करते हो वो करो। मगर इंडिया का वातावरण जो है भयानक वातावरण है भाई। ठीक है पुष्पलीला जी, समझ रहे नहीं लोग। शॉर्टेज की बात कर रही थी अब ये भयानक वातावरण में नहीं है, शांतिपूर्वक रहेंगे। ये जो है ना फॉरेन पॉलिसी है, उसमें ऐसे ही रहना चाहिए, जहां तक रहना चाहिए वहां तक रहना चाहिए। ठीक है, चलो रहना है समझेंगे। मगर इसके इफेक्ट के ऊपर जो इंडिया लोगों में, इंडिया को हो रहा है नष्ट जो हो रहा है ना, प्रॉब्लम जो हो रहा है ना, उसको कौन सॉल्व करना? क्या ट्रम्प करेंगे? अभी शॉर्टेज की बात कर रही थी, नहीं तो इजराइल करेंगे। अभी शॉर्टेज की बात कौन करेंगे? नहीं तो आप जाके बोलेंगे। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? क्या करेंगे भैया? पुष्पलीला जी अभी शॉर्टेज की बात कर रही थी। मेरा आवाज आपको सुनाई नहीं दे रहा? हार्मोस जो है वहां पर जो रूट को लेकर पाबंदियां लगी हुई हैं, सरकार की कोशिश है या ये कोशिश होना चाहिए कि एक विकल्प हो, इसको लेकर अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री, आप दौरे की बात कर रही थी अभी कि विदेश घूमने जाते हैं, इंडोनेशिया दौरे पर गए भी थे प्रधानमंत्री। अभी मलक्का के तटबंधों को और बंदरगाहों को और किस तरीके से निवेश के जरिए सुरक्षित किया जाए, इसको लेकर भी भारत सरकार संजीदा है ताकि एक रूट बनाया जा सके हॉर्मुज की तरह ही। उससे भले ही चाइना पर दबाव बढ़ेगा, लेकिन एक रूट बनाई जा सकती है। तो सरकार कुछ तो कर रही है, पहल तो कर रही है, शुरुआत तो कर रही है। जी भैया मैं एक बात बोलूं, अभी जो बनाने का बात अभी होता है क्या? अभी होता है क्या? नहीं होने का है, क्योंकि इतना आसान नहीं है।
अभी वो बंद करके वो रास्ता फिर अपन का नया रास्ता ढूंढना, अभी बनाना, इतना ये शॉर्ट टाइम में बनाने का होता है क्या? बोलिए, आप ही बोलिए थोड़ा सा। ठीक जो है, नहीं होने का चीज लेकिन बात करना, तो कभी ना कभी ये तो पहले शुरू से किया जाना करना चाहिए था। था। ये पहले से अल्टरनेटिव बना के दिए तो पुष्पलीला जी, चाइना मैं वालों सिर्फ से, एक बात कहना चाहता हूं। पाकिस्तान वालों से, ये अभी भी अपन का पुष्पलीला एनिमीज जी, है वो, मैं अभी भी सिर्फ अपन एक का तर्क रखना दुश्मनी है चाहता वो हूं। लोग। पुष्पलीला जी, सिर्फ एक तर्क रखना चाहता हूं। जब रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ था, रशिया की तरफ से कहा जा रहा था 7 दिन, 7 डेज में युद्ध खत्म हो जाएगा। अभी आप हालात क्या हैं आपको पता है। अभी भले ही कुछ भी कहा जाए कि कितना लंबा ये युद्ध मिडिल ईस्ट का चलने वाला है, लेकिन कभी ना कभी तो विकल्प की तलाश की जानी पड़ती है ना। अब पहले नहीं की अरे गई, भैया, अब विकल्प की अगर तलाश की जा रही है तो दिक्कत क्या है? तलाश की तो जा रही है भैया जी। ये विकल्प का जो सोल्यूशन निकालने का इतना आसानी ये समय में नहीं होता है। ये नहीं होने का बात है, सुनने में अच्छा लगता है मगर नहीं होता है। वहां रूट के लिए वो लोगों ने, जब अमेरिका का पहले से वो हॉर्मुज़ को बंद करने के लिए, नहीं तो उनके अंडर में लेने के लिए साजिश करते रह रहा, युद्ध उसके लिए लड़ रहा है उन्होंने। उसका उनका जो है ना, जो बोलते हैं ना, मेरा ही चलना है पूरा वर्ल्ड में, उनका जो माइंड सेट है वैसे ही ट्रम्प का है। आज नहीं तो कल ये करते ही रहेगा, मगर इतनी शॉर्ट टाइम में जब अमेरिका या ये जो हॉर्मुज़ के जैसा अल्टरनेटिव जो लाइनिंग डालने का, या नहीं तो अपन का देश को डायरेक्ट बनाने का कुछ है, तो वो कैसा बना सकते हैं इतनी शॉर्ट टाइम में? तो कुछ ना कुछ बातों से होता है। बातें अगर ट्रम्प को समझाने के लिए मोदी जी को टाइम है क्या? नहीं तो ट्रम्प से बात करके बंद करना चाह रहे तो वो भी उम्मीद चढ़े गए हमारा को। ये नहीं होने का बात नहीं है। अभी इंडिया में जो अपन फील हो रहे हैं, अपन को प्रॉब्लम होने का, और इससे पहले भी अभी 6 महीने से देख रहे हैं अपन, ये जो अपन फेस कर रहे प्रॉब्लम्स, तो इसको तो सोल्यूशन के लिए आज तक सरकार के नाम मुंह से कुछ भी नहीं निकला। ठीक है, मैं वापस मगर आगे भी होंगे बोले तो मैं तो नहीं उम्मीद रखती हूं। बीजेपी नेता की तरफ बढ़ता हूं पुष्पलीला जी, बहुत जल्दी आऊंगा मैं। प्रदीप जी पूरी बात सुनी रहे थे, और अगर रही बात विकल्प की तो वो भी इतना आसान नहीं होगा, अब देर हो गई है। प्रदीप जी, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ सर, सुन पा रहे हैं आपको? जी सर, मुझे सिर्फ 10 सेकंड चाहिए, मैं बहुत जल्दी आऊंगा। राकेश जी मैं आ रहा हूं आपके पास। दीपक जी, प्रदीप जी प्लीज अपनी बात रखिए। देखिए, तब से इस कार्यक्रम में क्या है कि मैं 40 मिनट हो गया कार्यक्रम शुरू हुए, 41वें मिनट में मैं बोलना शुरू किया। यूजुअली 25 मिनट में बात आ जाती थी। बहरहाल देखिए, पुष्पलीला जी जिस बातों की शंका व्यक्त कर रही थी, उसको थोड़ा है कि क्या है कि दर्शकों के बीच में थोड़ा सा निराशा का माहौल है, तो मेरे पास एक उत्तर है जिससे कि मैं उस निराशा को थोड़ी आशा में बदल सकता हूँ। तो अभी मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो पहले सप्लाइंग कंट्रीज थे, जहां से हम फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, जब भी इधर बात आती है तो हमें परेशानी होती है कि भैया हमारे यहाँ फ्यूल कैसे आएगा। बहुत लंबा अल्लाह बोलते हुए सबसे पहले बता दूं कि पहले हमारे पास केवल 27 इंपोर्टर्स थे जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर के आते थे। बीती व्यवस्था के बाद से हमने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है। हमारे पास 41 ऐसे है जो कि हमें हमारे फ्यूल नीड्स को सप्लाई करते हैं, और जिसमें से 30% से भी कम स्टेट से होके आते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो फ्यूल, हमारी जो एनर्जी नीड्स की सप्लाई है, बीते जो वर्तमान स्थिति है अभी और इसके पहले की स्थिति, उसमें और अब के बीच में जो अंतर है, हमने अपने आप को लॉन्ग टर्म सुरक्षित करने के लिए अपनी जो नीतियां बदलनी थी या जो हमें अपने डिप्लोमेटिक काम करने थे वो हमने कर लिए। बात रही विपक्ष की, तो भारतीय विपक्ष जो है उसके पास हर समाधानों की समस्या है। ध्यान रखिएगा, मैं कहता हूं हर समाधान जो हमारे पास उपलब्ध है उसके लिए विपक्ष के पास समस्या है। ये ऐसी स्थिति होती है, चाहे आप सत्ता पक्ष में रहे चाहे आप विपक्ष में रहे, कम से कम देशवासियों के बीच में ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए। निश्चित तौर पर क्रिटिकल मूवमेंट्स है, लेकिन पैनिक ना क्रिएट हो। पैनिक क्रिएट होता है तो होर्डर्स जो है आ जाते हैं, और होर्डिंग किस जमाने से हो रही है ये पूरा देश जानता है। 55 वर्षों तक किसका शासन रहा ये भी जानता है। तो होर्डिंग ना हो, मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले, ये इस समय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो अभी की जो स्थिति है, हमने अपने फ्यूल नीड्स को डाइवर्सिफाई कर लिया है, और हमारे पास पहले 45 दिन का रिजर्व रहता था, हमारे पास 60 दिन से ज्यादा का रिजर्व है, और हमारा जो इंपोर्ट 90% जो उधर से होता था, तो हमने उसको डाइवर्सिफाई कर लिया। सबसे पहली बात अब इधर आते हैं। लेकिन प्रदीप जी, क्या होता है कि नॉलेज की बात नहीं है, जो रेट मिल रहा है जनता को, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रदीप जी देखिए, अभी क्या है कि उधर नीचे हुए तो बड़ी सवाल पूछे जा रहे थे कि सरकार ने रेट नीचे क्यों कर दिए।
नीचे क्यों नहीं किए? अभी चल रहा था ना। अब ये जब इनडेफिनेट स्थिति है, अभी अभी इधर जनता ने पूछना, विपक्ष ने पूछना शुरू किया, तब से फिर की स्थिति वही उत्पन्न हो गई। तो सरकार का ना ये फिल्मी स्टाइल में काम नहीं होता है। एक देश से बहुत सीरियस कंसिडरेशन करना होता है। इसीलिए आपका कैसा विपक्ष है जो कि अपनी संप्रभुता के मानते हैं, उनका विश्वास ही नहीं कि भारत एक संप्रभु देश है। अगर विपक्ष उस प्रकार का हो तो नेतृत्व क्या करेगा? इस समय बहुत मैच्योर अप्रोच की जरूरत होती है। ऐसी परिस्थितियों में बहुत मैच्योर अप्रोच की जरूरत होती है। वहां ऐसी आवश्यकता नहीं होती। जब नेतृत्व गंभीर होता है तो वहां पे अप्रोच बहुत ही सीरियस होते हैं। केवल विरोध करने के लिए विरोध या आधी जानकारी के हिसाब से विरोध। अब मेरा एक तर्क भी है कि जी पहले हम 27 देशों पे निर्भर थे या 27 सप्लायर थे, आज हमारे पास 41 सप्लायर्स हैं जहां से हम अपनी नीड्स के फ्यूल इंपोर्ट करेंगे। तो अल्टीमेटली जो देश का नेतृत्व है वो चाहता है कि हमारी और जहां तक आपने रेट की बात कही है तो देखिए स्टेट्स हर वो से आने वाले वो महंगे पड़ते हैं, क्योंकि उसमें बस अभी इंश्योरेंस का उसका रिस्क बढ़ा हुआ था, प्लस ईरान मांगता था अपना, वो केवल कंट्रोल की लड़ाई है। अमेरिका चाहता था कि हम कंट्रोल करें, ईरान चाहता है कि हम कंट्रोल करें। बहरहाल हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारी खबरें अभी अपनी डेवलपिंग स्टेटस में होती हैं, तो उस पर हम कोई बहुत ज्यादा पॉपुलिस्ट बयान देना मूर्खता होती है। मैं नहीं इस पर यकीन करता और जनता को सही संदेश जाना चाहिए। ठीक है, आपके साथ से तैयारियां हैं। जो बात मैं करना बहुत ही देर से मूर्खता हो तो नहीं, मुंह बंद पुष्पलीला करके जी रुक रहना जाइए। चाहिए बस। पुष्पलीला जी प्लीज प्लीज, बहुत देर वो से पूछना था अली दीदी, शाह देखिए हमारे साथ, आप जो है ना मोहम्मद कि अली शाह मजबूरी है भैया बहुत भैया देर से ये इंतजार कर बताइए रहे हैं। भाई, आप बारी सभी से बारी मैं डायलॉग निवेदन कर रहा हमें हूँ, मत प्लीज सुनाओ प्लीज, भैया आप। चर्चा इस तरीके से नहीं हो पाएगी। हाँ। रक्षा विशेषज्ञ भी हमें हमारे बात साथ हैं, समझ में भी हमें नहीं चर्चा में आएगी। शामिल करने बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अली साहब सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। अली साहब सीधा सवाल मैं आपसे करूंगा, क्या हम तैयार हैं आने वाले संकट से जूझने के लिए? प्रदीप जी कह रहे हैं कि हमारे पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है। पहले 27 देश थे प्रतिपूर्ति के लिए, अब हमारे पास और ज्यादा में जो विकल्प हैं वो अभी इस वक्त मौजूद हैं। देखिए विकल्प तो मौजूद है, इसमें तो कोई सच्ची बात नहीं है, लेकिन क्या हमें ये स्थिति का सामना करना चाहिए? हम तो तैयार हैं। क्या ये स्थिति का सामना कोई भी करे? क्यों करे? ये स्थिति अनवारंटेड एक्चुअली। अगर आप देखें तो क्योंकि अमेरिका और ईरान के युद्ध के बीच में इजराइल हो, बाकी तीसरा थर्ड पार्टी क्यों मरे भाई? उनका क्यों नुकसान हो इसमें? चाहे तैयार हो या ना हो, तो क्वेश्चन एक्चुअली तैयार तो है, तो अलग बात रही, लेकिन क्यों? चक्कर ये है। और ये युद्ध इसलिए हमारी संरचना ने कहा था कि केवल गल्फ राष्ट्र नहीं, ये पूरी दुनिया पे इसका असर करेगा, बढ़ भी रहा है, और जंग से किसी को फायदा नहीं होता है, जंग से नुकसान ही होता है। हमारे प्रधानमंत्री साहब मोदी साहब कहते हैं जो रूस और यूक्रेन से जंग शुरू हुआ था, उन्होंने कहा था कि जंग से किसी का फायदा नहीं होता है, सबका नुकसान ही होता है, सब हासिल ही है। किसी का ज्यादा नुकसान होगा तो किसी का कम नुकसान होगा, नुकसान होगा दोनों का है। और फौज में रहते हुए सबसे मुश्किल काम मैंने ये नहीं किया था कि मैं भारत से चला रहा लड़ा ना, सबसे मुश्किल काम मैंने फौज में रह के किया था जब मैं किसी के घर पे फोन करता था और बोलता था कि आपका बेटा, आपका पिता, आपका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो जंग कितनी खराब सी होती है हमें पता है, लेकिन फिर भी हम हंसते हंसते मर किसी में जा रहे हैं मदद के लिए। और बिल्कुल परेशान की बात है हमारे बीच, लेकिन इसका खामियाजा कौन सकता है? उनके बाद एक बाप इंतजार करती है अपने बेटे का, बाप इंतजार करता है अपने बेटे का, भाई इंतजार करता है भाई का, बहन इंतजार करती है अपने भाई का। जो सियासत लड़ते हैं बात से वही हाथ बनाते हैं और गले भी मिलते हैं, और इसका खामियाजा किसने भुगता? आम जनता ने। तो वही वाली बात है ना कि आम जनता इसका खामियाजा क्यों भुगते? तैयारी तो पूरी होगी। अली साहब हम डायरेक्टली भले ही इस युद्ध में ना हो, लेकिन इसका असर बहुत सारे देशों पर तो पड़ ही रहा। आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, उस तकनीकी समस्या को मैं जल्दी से दुरुस्त करके आपके पास आता हूं। राकेश जी जल्दी से बात रखिए। सर माइक म्यूट, माइक म्यूट।
आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, बोलिए। हाँ, नहीं, अभी सिर्फ मुझे 2 इनपुट देना है। अभी माननीय पुष्पलीला जी ने एक बड़ी बात कही, विदेश यात्रा से क्या फायदा है, तो उनकी सिर्फ जानकारी के लिए प्लस कर दूं कि प्रधानमंत्री घूमते रहते हैं, अवार्ड लेते रहते हैं। भारत के वो भारत का अवार्ड है, प्रधानमंत्री का निजी अवार्ड नहीं है, भारत के लिए सम्मान है। अरे भारत का सम्मान से प्लीज मैडम, प्लीज मुझे फैक्ट बोलने दीजिए। आप जितना डिस्टर्ब कर रहे थे मेरे को, प्लस कर रहा हूँ, प्लीज। आप ही कर रहे थे ना मेरे को, आप सुनिए, मेरा टाइम पूरा लिए थे आपने। सुनिए 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 सुनिए, सुनने का मादा रखिए। हाँ, मैं करेक्ट कर रहा हूँ आपकी बात को, आपकी बात को बढ़ा रहा हूँ। आप करने का जरूरत नहीं है, पूरा इंडिया हंस रहा है। आपका प्रधानमंत्री का काम है लेके। 35 देश अवार्ड मिला है, भारत को मिला है और मेडल डाल के बनते रहो, बोल रहा हूँ ना मैं। मैडम सुन तो लो मैडम, भारत की बात कर रहा हूँ, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको पियानो बजाने जैसा हो गया, इधर जल रहा है इंडिया, बोले तो वहाँ जाके पीरियड बजा रहा है वो जाके। समय कम है, बोलने दो प्लीज। और न्यूजीलैंड के दौरे से भाई साहब $20 बिलियन का निवेश होगा भारत में, और $7 अरब अगले 4 वर्षों में निवेश होगा। ऑस्ट्रेलिया से 18 समझौते साइन हुए हैं, और इंडोनेशिया में ये जो है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है हर भारतीय के लिए। विदेश दौरा से भारत को कितना लाभ हो रहा है, इसलिए जो कांग्रेस के जानकार विदेश दौरे से भारत को लाभ हो रहा है। ठीक है राकेश जी, आपकी बात पहुंच गई, आपकी बात पहुंच गई। ठीक है, इधर क्यों आता है, उधर में बोलो, प्रधानमंत्री इधर का नहीं है। पुष्पलीला जी, ऐसे नहीं, मैं आ रहा हूं, ज्यादा समय नहीं बचा है। पुष्पलीला जी, ज्यादा समय नहीं बचा है, जल्दी से राहुल जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। जी, ऐसा है कि हम थोड़ा सा मुद्दे से भटक रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो ईरान और अमेरिका का है, ये पॉलिटिकल कल्चरल नहीं है, ये इकोनॉमिक्स एजेंडा है अमेरिका का। क्योंकि आप देखिए कि ईरान भी एक मोनार्की है, यूए भी एक मोनार्की है, जो अमेरिका है वो कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल रिपब्लिक है। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका का हमेशा यही एजेंडा रहता है, इकोनॉमिक को वो एजेंडा बना के चलते हैं। आज जो ईरान के ऊपर बार बार हमले हो रहे हैं, उनको भी इकोनॉमिकली ही फायदा लेने के लिए किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, देखिए ये तो कल्चर भी नहीं है ना रिलीजियस है। अब वेनेजुएला जो है 80 to 90% क्रिश्चियन है कंट्री, ऐसे ही अमेरिका क्रिश्चियन कंट्री है। उनको धर्म से कुछ नहीं लेना देना, ट्रंप को पैसे से लेना देना है, उसको तेल से लेना देना है, उसको गैस से लेना देना है। यहाँ तक रह गई बात इंडिया की देखिए, इंडिया ने 2 एफर्ट्स किए हैं। वो डॉक्टर जयशंकर जी ने ओमान के साथ मैरीटाइम टाइम्स को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, क्योंकि ओमान जो है वो एंट्रेंस पे है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर। ये ऑलरेडी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के ऊपर पड़ा हुआ है वो बयानबाजी। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो तेल है, मैं तेल उसी से लूंगा जहां मुझे कॉस्ट और अवेलेबिलिटी होगी। ये 2 स्टेटमेंट की डॉक्टर जयशंकर की है, वो इंडिया के कंटेक्स्ट में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आज जो है इंडिया जो है अपनी एफर्ट्स कर रहा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता डिप्लोमेसी में, हम यहाँ बैठे वो वहां बैठे इतनी दूरी पे, कि कोई भी चीज ऐसा है रातों रात उसको हम कर लें, और ना ही हम झगड़ा कर सकते हैं। हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपनी बात को उन तक पहुंचा सकते हैं। तो मानना ना मानना वो उनकी बात होती है, क्योंकि ये देशों का मामला है। ये ऐसा नहीं है कि आप बैठे हैं दिल्ली के और लड़ाई करने चले हैं पानीपत के अंदर, तो पानीपत जाना ही पड़ेगा ना लड़ाई करने के लिए आपको। ठीक है, इसलिए ये आपकी बात पहुंच गई राहुल जी। समय मुझे अब आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता, मैं माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बात कर रहे थे अमेरिका ईरान में टकराव की स्थिति के बाद इसका असर देश दुनिया पर कितना पड़ने वाला है, और जो असर पड़ने वाला है क्या उसके लिए हम तैयार हैं। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।